नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास में जो मैंने इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका अर्थात गांधीवादी चरण को स्टार्ट किया था, उस गांधीवादी चरण का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने गांधी जी का सामान्य परिचय आपके सामने रखा था कि वहां से आपके एग्जाम पॉइंट से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उसका व्यापक एनालिसिस आपके सामने किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भारत में 1915 में आने के बाद गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बनते हैं और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, सहयोगी से असहयोगी, कॉपरेशन से नॉन कॉपरेशन। तो सबसे पहले आप कहोगे सर गांधी जी सहयोगी कब बने? तो ध्यान रखना, 1915 में जब गांधी भारत में आए और उन्होंने नंबर एक प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इस आधार पर उन्हें सार्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती होने के लिए कहा नंबर एक कि अंग्रेजों की मदद कीजिए, और अंग्रेजों की यहां पर मदद करने का मतलब गांधी जी शुरुआत में 1915 में अंग्रेजों के सहयोगी थे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, इसी समय गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है, केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है, उस केसर ए हिंद की उपाधि को स्वीकार करना भी कहीं ना कहीं गांधी जी का सहयोग की ओर कदम उठाना था। तो सबसे पहले तो ये होगा। ये घटनाएं 1915 की है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट में प्रश्न बनेगा कि वो कौन सी घटनाएं थी जो बेसिकली 1915 से 1919 के बीच में घटित हुई, और इन घटनाओं ने, आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी को असहयोगी बना दिया। और इन घटनाओं का जो चार्ट बनेगा दोस्तों, उसी को हम एक एक करके आपके एग्जाम के पॉइंट पे देखेंगे कि वहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सबसे पहले घटना नंबर 1 आप देखोगे, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने देखा कि किस प्रकार भारतीय किसानों पर जुल्म वहां पर हो रहे हैं। नंबर 2 अहमदाबाद मील हड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 हम खेड़ा के किसानों के बारे में पढ़ेंगे, जहां गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह करते हैं और इस सत्याग्रह में किस प्रकार से अपनी भूमिका वो अदा करते हैं। चौथा आपको पता होगा, अंग्रेज एक कानून लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं रॉलेट एक्ट, और इस रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को न दलील देने का अधिकार था, न अपील देने का अधिकार था, न वकील करने का अधिकार था। न दलील, न अपील, न वकील। और इसके खिलाफ गांधी जी जो है वो राष्ट्रीय रॉलेट एक्ट विरोधी राष्ट्रीय सत्याग्रह चलाएंगे, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा, जब यह सत्याग्रह चलेगा, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह चलेगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी दौरान एक घटना होगी जिस घटना ने पूरे भारत को आहत किया, और वो होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको भी हम बहुत अच्छे से यहां पर देखने का प्रयास करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट से। सातवां, आपको पता है इसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा होगा। वो खिलाफत आंदोलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनेंगे, उस खिलाफत आंदोलन ने भी गांधी को असहयोगी बना दिया। और ध्यान रखना, इसी समय आएगा 1919 का अधिनियम। इस एक्ट से भी गांधी जी असंतुष्ट थे और इन सब के आधार पर वो असहयोगी बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, सहयोगी से असहयोगी बनाने वाली घटनाएं कौन सी थी? तो ये वाली होगी। और जब गांधी असहयोगी बनते हैं तो यहां पर आप देखोगे नंबर 1 असहयोग आंदोलन, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो बेसिकली 1920 में चलता है। इसी प्रकार
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में चलता है। और तीसरा आप देखोगे तो वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम कहेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये आपका होगा 1942 के अंदर। तो ये 3 आंदोलन जो है इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका, तो उसको बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल क्रम में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ ले चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा और रॉलेट एक्ट को सही क्रम में सजाइए, तो वहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की है। अब सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, और केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त करने के बाद भारत में वो परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, गांधी जी चाहते तो केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त करने के बाद या दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा पद ले सकते थे। लेकिन गांधी जी इस बात को जानते थे कि किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत जो है वो पद नहीं होता है, बल्कि पोस्ट नहीं होती है, बल्कि जनता होती है। किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत पोस्ट नहीं बल्कि जनता होती है, कि उसके एक आह्वान पर कितनी पब्लिक उमड़ती है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए गांधी जी सबसे पहले बड़ा आंदोलन करने से पहले वो गांव-गांव और शहर-शहर जाकर के भारत की वास्तविक स्थिति को देखेंगे। और इस क्रम में गांधी जी 3 स्थानीय आंदोलन करते हैं, 3 लोकल मूवमेंट्स गांधी करते हैं, जिसको हम कहते हैं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नंबर 1 जो है, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले इसको देखने का प्रयास करते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है, और किसी चीज को याद करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम उसको कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। टुकड़ों में तोड़ दीजिए और फिर घटना को जोड़ दीजिए। तोड़ने पर जितने टुकड़े बनेंगे वो सब के सब प्रसंग बनेंगे, और जितनी घटनाएं उन घटनाओं को जोड़ देंगे तो पूरा एक प्रसंग बन जाएगा। प्रसंग लंबे समय तक याद रहेगा, एक एक फैक्चुअल याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ, ये कहां हुआ, यहां पर स्थानीय नेता कौन था जो गांधी जी को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, बुलाता है कि प्लीज आप आइए। उसके बाद समस्या क्या थी, या समस्या से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर एक पद्धति चलती थी जिसको हम कहते हैं 3 कटिया पद्धति। क्या थी, और 3 कटिया पद्धति के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि समस्या क्या थी। समस्या क्या थी और फिर गांधी जी ने उस समस्या का क्या समाधान किया। इतने प्रश्न जो है वो आपके बनेंगे। लेकिन इन प्रश्नों से पहले एक प्रश्न जो वाजिब है और आपको याद रहना चाहिए, वो होगा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा माना जाता है। तो आप उत्तर ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी जब चंपारण में जाएंगे तो गांधी जी को जिला प्रशासन ने कहा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, अन्यथा जेल और मुकदमे के लिए तैयार रहिए। तो गांधी कहेंगे मैं किसानों के साथ में हूं। मतलब गांधी विनय पूर्वक आज्ञा मानने से मना कर देंगे। इसका प्रश्न आपका होगा गांधी जी की भारत में पहली सविनय अवज्ञा कौन सी थी। गांधी जी की भारत में पहली सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक आज्ञा मानने से मना करना। तब भी आपका उत्तर जो है वो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह होगा। अब दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, चंपारण कब की घटना है, 1917 की घटना है, 1917 की घटना है। कहां पर हुई थी, तो चंपारण बेसिकली बिहार का एक जिला है
और काफी उपजाऊ क्षेत्र ये माना जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है और यहां पर बड़ी संख्या में ब्रिटिश बागान मालिक बसे हुए थे। यहां पर बड़ी संख्या में ब्रिटिश बागान मालिक बसे हुए थे और इन बागानों में काम करने वाले भारतीय थे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पर एक चंपारण का स्थानीय नेता था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ध्यान रखना, गांधी जी चंपारण किसके आमंत्रण पर जाते हैं? तो उत्तर होगा राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर वो वहां पर जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर तिनकटिया पद्धति क्या थी? तो आप लोग ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी में चंपारण के बागान मालिकों ने, चंपारण के जो अंग्रेज बागान मालिक थे, ध्यान रखना, चंपारण के बागान मालिकों ने किसानों के साथ अनुबंध किया। अनुबंध मतलब समझौता। अनुबंध किया जिसके तहत किसान को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील कहते हैं इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती करना अनिवार्य था। और ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग यहां पर उस जमीन के 3/20वें भाग, और 3/20 का मतलब जैसे मान लीजिए ये जमीन है और इस जमीन का ये 3/20वां भाग है, और 3/20वें को आप अगर प्रतिशत में निकालोगे तो मतलब होगा 15% जमीन पर। 15% जमीन जो है, और कट्टा होती है जमीन की इकाई बिहार के अंदर। बिहार में जमीन की इकाई को कट्टा कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, 15% जमीन पर उस किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। और उस जो नील होती थी वो किसान क्या करता था? उस बागान मालिक को दे देता था, और बागान मालिक क्या करता था? उस नील को यूरोप में ले जाकर बेचता था। शायद आप लोगों ने नील नहीं देखी होगी, आपको पता हो आज भी घरों में व्हाइट कपड़ों में नील दी जाती है। उससे कपड़े की चमक बढ़ती है, कपड़ा जो है उसकी मजबूती बढ़ती है। तो नील जो है भारत से ज्यादा यूरोप के मार्केट में बिकती थी, और यहां जो ब्रिटिश बागान मालिक थे उनको फोगट में नील मिलती थी। तो आपको सर अच्छी बात है ना? तो ध्यान रखना, इस पद्धति को इतिहास में तिनकटिया पद्धति कहते हैं, तिनकटिया सिस्टम कहते हैं। कट्टा जो है बिहार की जमीन की इकाई है, और उसके 3/20वें भाग पर यह खेती होती थी, अर्थात 15% भाग पर अनिवार्य था। इस आधार पर इस पद्धति को तिनकटिया पद्धति कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि गांधी चंपारण क्यों गए थे? कि तिनकटिया पद्धति का विरोध करने के लिए। ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा है, तिनकटिया पद्धति जो है ना वो समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्या है कि 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया। द इनोवेशन ऑफ केमिकल कलर्स या सिंथेटिक कलर्स। जब जर्मनी में ये रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो अब नील का कोई महत्व नहीं रहा। आप लोग ध्यान रखना, जब जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो नील का कोई महत्व नहीं रहा। जब नील का कोई महत्व नहीं रहा तो इससे किसान खुश हुए कि अब हमें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर क्या समस्या रासायनिक रंगों का आविष्कार था? नहीं। 20वीं शताब्दी में जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया तो नील का कोई महत्व नहीं रहा। नील का कोई महत्व नहीं रहा। तब समस्या यह पैदा हुई कि ये अवैध वसूली की मांग करने लगे। मतलब इन्होंने कहा कि अगर तुम अब नील हमारे लिए कोई काम का नहीं है तो नील के बदले कुछ और दे दो, नील के बदले कुछ और दे दो। इसी बात को लेकर
राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलता है और उन्होंने गांधी को पूरी घटना बताई कि पहले 19वीं शताब्दी में इन बागान मालिकों ने किसानों के साथ में यह अनुबंध कर रखा था और उसके तहत ये 100 साल से इनको नील की खेती करके दे रहे हैं। इसके बदले किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान की जमीन जो है वो उसकी उर्वरता नील के कारण खराब हो रही है। अब इनको थोड़ी खुशी महसूस हुई किसानों को कि अब चूंकि जर्मनी में रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया है तो हमें अब नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बागान मालिक कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप नील के बदले कुछ और दे दो। तो आप लोग ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह का कारण बेसिकली अवैध वसूली होगा। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या होगा? अवैध वसूली, इलीगल डिमांड्स। अब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, क्योंकि गांधी तो कैसरे हिंद है। जब वो चंपारण पहुंचते हैं तो जिला प्रशासन पहले से सतर्क हो जाता है कि गांधी जी यहां आ रहे हैं। अब जैसे ही गांधी जी वहां पर उतरते हैं तो जिला प्रशासन ने गांधी जी से कहा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप न करें। यदि आपने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो आप जेल और मुकदमे के लिए तैयार रहें। गांधी ने कहा कि आप चाहे मुझे जेल में डाल दीजिए और चाहे मुझ पर मुकदमा कीजिए, लेकिन मैं किसानों के साथ में हूं। मतलब क्या होगा? गांधी जी ने विनय पूर्वक जिला प्रशासन की आज्ञा को मानने से मना कर दिया। इसलिए एग्जाम में फिर प्रश्न बनता है, गांधी जी की भारत में पहली सविनय अवज्ञा कौन सी मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। और कोई व्यक्ति अपनी बात पर अटल रहता है तो अपनी बात पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। इसलिए गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो बेसिकली चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। अब लास्ट पॉइंट कि इन्होंने इसका समाधान क्या निकाला। इसका समाधान क्या निकाला? तो दोस्तों ध्यान रखना, जिला प्रशासन ने एक कमिटी गठित की और उस कमिटी का एक मेंबर उन्होंने, एक सदस्य गांधी जी को बना दिया और इस कमिटी ने कहा, इस कमिटी ने जो डिसीजन दिया वो निर्णय बेसिकली किसानों के पक्ष में दिया। और इस प्रकार मैं कह सकता हूं ये भारत में गांधी जी की पहली स्थानीय जीत थी। गांधी जी की भारत में पहला स्थानीय सत्याग्रह था। यहां से गांधी को किसानों के बारे में समझने का मौका मिला। ये पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद करना है। लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग याद करके जाना, क्या बाय द वे क्वेश्चन पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी किसके आमंत्रण पर गए थे? तो नाम आएगा राजकुमार शुक्ला का। और यहीं पर एक प्रश्न और ये पूछे कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी से मिलने वाले नेता, गांधी जी से मिलने वाले और नेता कौन से थे जो यहां पर मिलते हैं? उसमें सबसे बड़ा नाम आप याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी से इसी के दौरान मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 मजहर उल हक। नंबर 2 नाम जो आएगा वो आएगा मजहर उल हक का। नंबर 3 महादेव देसाई। महादेव देसाई ये भी इसी के समय मिलते हैं। महादेव देसाई, नरहरि पारीख, नरहरि पारीख ये भी गांधी से इसी समय मिलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारीख और जेबी कृपलानी। 5वां नाम आएगा जेबी कृपलानी। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी से मिलते हैं। और ये 5 नाम मैंने जो लिखे हैं ये आगे चलकर भारत के इतिहास में बड़े पदों पर सुशोभित होते हैं, जिसमें आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आधुनिक भारत में, भारत की आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। कारण
गांधी जी के बहुत खास व्यक्ति में नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्थानीय सत्याग्रह कौन सा था? दूसरा स्थानीय आंदोलन कौन सा था? तो यहां पर आपका उत्तर होगा, यहां से चले हम तो होगा अहमदाबाद मील हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, हम इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे जहां जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और फिर उसको जोड़ देंगे तो पूरी घटना प्रसंग के रूप में आपको याद रह जाएगी। जैसे आप देखिए, यह घटना अहमदाबाद मील हड़ताल की घटना कब की है? तो ये बेसिकली मार्च 1918 की है। और ध्यान रखना, ये बेसिकली गांधी जी की या गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम भूख हड़ताल भारत में मानी जाती है। प्रथम भूख हड़ताल मानी जाती है। पहला पॉइंट तो ये। कहां पर हुई थी? अहमदाबाद मील हड़ताल। ये मील हड़ताल किसके खिलाफ थी? ये भी हमें आना चाहिए। किसके खिलाफ थी? तो आप लोग ध्यान रखना, ये सरकार के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये मील मालिकों के खिलाफ थी, मतलब उद्योगपतियों के खिलाफ थी, मील मालिकों के खिलाफ थी। आप कहोगे सर घटना क्या थी? घटना क्या थी? उस घटना को सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ताकि एक एक पॉइंट आपका यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा कि घटना क्या थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि 1917-18 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद में भयंकर प्लेग फैलता है। प्लेग कोरोना से भी खतरनाक रूप उस समय था। भयंकर प्लेग फैलता है। जाहिर सी बात है कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर मील मालिक जो है वो मजदूरों को घोषणा करते हैं कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे। मतलब मील मालिकों ने मजदूरों को क्या दिया? प्लेग बोनस। और ये प्लेग बोनस कितना था? तो आप लोग ध्यान रखना, ये प्लेग बोनस बेसिकली उनकी पारिश्रमिक का 75% था। 75% था उनका जो भयंकर प्लेग फैलता है। तो उस प्लेग के अंदर कि टोटल वेज जो उनको मिलता था, जैसे 3,000 रुपए टोटल मिलते हैं, तो 3,000 का 75% और एक्स्ट्रा मिलेगा। 75% प्लेग बोनस देने की घोषणा हुई। बहुत अच्छी बात है, मजदूर काफी खुश हुए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन अब जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो जाहिर सी बात है मील मालिक घोषणा करेंगे किसकी? मील मालिकों ने कहा कि अब वक्त आ गया प्लेग बोनस को समाप्त करने का। तो मील मालिक जो है वो बेसिकली प्लेग बोनस समाप्त करने की घोषणा करते हैं, जो कि उनके पारिश्रमिक का 75% था। अब यहां से मजदूर नाराज होते हैं। आप कहोगे सर मजदूर नाराज क्यों होते हैं? भाई प्लेग फैला हुआ तो प्लेग बोनस दे दिया, प्लेग समाप्त तो बोनस समाप्त। नाराजगी क्या बात है? नाराजगी को यस नो करने से पहले आप पहले सुन लो कि उनकी समस्या क्या है। मजदूरों ने यह कहा कि हम मानते हैं कि प्लेग समाप्त हो गया, इसलिए प्लेग बोनस समाप्त कर दीजिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए हमें महंगाई बोनस दिया जाए। और वो बोनस जो है वो बेसिकली हमारे पारिश्रमिक का 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ये बात यहां पर हुई। अब जैसे ये बात हुई, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, मजदूर नाराज हुए। तो मजदूर नाराज हुए मतलब महंगाई बोनस पारिश्रमिक की 50% की मांग की, लेकिन
मिल मालिकों ने देने से मना कर दिया। जब नाराज हुए तो मिल मालिकों ने कहा, मिल मालिक जो है वो इस नाराजगी के बाद 20% देने को तैयार हो गए। 20% देने को तैयार हो गए, लेकिन मजदूर अब भी नाराज थे, वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमें 50% चाहिए। और इस बात को लेकर मजदूर जो है वो बेसिकली गांधी जी के पास चले जाते हैं। गांधी जी ने मजदूरों का साथ देने का निश्चय किया कि मैं आपके साथ में हूं। और मजदूरों को गांधी ने सलाह दी कि जब तक आपकी मांग पर ये ध्यान नहीं देते हैं तब तक आप हड़ताल पे चली जाइए। इसलिए कहते हैं कि भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहली हड़ताल कौन सी मानी जाती है? अहमदाबाद मिल हड़ताल मानी जाती है। और इस प्रकार मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं। अब गांधी प्रयास करते हैं और गांधी जी ने क्या किया, एक अंबालाल नाम के बहुत बड़े उद्योगपति थे अहमदाबाद के, उनका पूरा नाम था अंबालाल साराभाई। उस अंबालाल साराभाई की एक सिस्टर थी, अंबालाल साराभाई की सिस्टर थी जिसका नाम था अनसुईयाबेन, तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना कि अनसुईयाबेन जो है, इस अनसुईयाबेन के माध्यम से गांधी जी अपनी बात जो है वो उद्योगपतियों तक पहुंचाने में सफल रहते हैं। और इस प्रकार गांधी और अनसुईयाबेन के सहयोग से आप देखिए मजदूर कितना मांग रहे थे, 50%, मिल मालिक कितना दे रहे थे, 20%। तो यहां पर सफलता मिली और मिल मालिक 35% बोनस देने को तैयार हो गए। 35% बोनस देने को तैयार हो गए। इस प्रकार अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी की भारत में दूसरी विजय मानी जाती है, सेकंड लोकल जीत मानी जाती है। यह पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना होगा। पूरा जो परसेंटेज वगैरह है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। शुरुआत में जो प्लेग बोनस था वो 75% था, बाद में मजदूरों ने महंगाई बोनस मांगा 50%, मिल मालिक 20% देने को तैयार। गांधी ने कहा मिल मालिक को थोड़ा सा आगे बढ़ो, मजदूरों थोड़ा झुको, और दोनों को मिला दिया 35% पर। इस प्रकार यह सेकंड जीत थी। आगे बढ़ते हैं और तीसरा आएगा दोस्तों जिसको हम कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, जैसे चंपारण गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल, और खेड़ा सत्याग्रह जो है आप लोग ध्यान रखना। खेड़ा ये बेसिकली सरकार के खिलाफ होगा। तो गांधी जी का भारत में जो प्रथम असहयोग है, वो प्रथम असहयोग किसको माना जाता है? तो आप लोग याद रखना, गांधी जी का भारत में प्रथम असहयोग खेड़ा सत्याग्रह को माना जाता है। मतलब जो चंपारण था वो बागान मालिकों के साथ में, अहमदाबाद था वो उद्योगपतियों के साथ में, लेकिन खेड़ा का मामला सीधा सरकार के साथ में होगा। इसलिए खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये कहें कि खेड़ा कहां पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना, खेड़ा जो है वो गुजरात का एक बहुत ही उपजाऊ जिला माना जाता है। खेड़ा गुजरात का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। और घटना कब की है, ये घटना कब की है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये घटना 1918 की है। अब हम आए कि समस्या क्या थी दोस्तों, समस्या क्या थी, तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग ध्यान रखना कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना समस्या क्या थी, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान समस्या क्या थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, खेड़ा में अतिवृष्टि, ध्यान रखना, अधिकांश लोग याद करके जाते हैं कि खेड़ा में अकाल पड़ने के कारण, अकाल नहीं पड़ा था, अतिवृष्टि के कारण खड़ी फसलें नष्ट हो गई। खड़ी फसलें
नष्ट हो गई, परंतु इसके बावजूद सरकार लगान लेने को उतारू थी। सरकार लगान लेने को उतारू थी। बात को समझना कि खेड़ा में बहुत अधिक बारिश हुई, जिसके कारण खड़ी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने लगान माफ करने से मना कर दिया कि लगान आपको देना पड़ेगा। इस समस्या को लेकर किसान जो है वो गांधी जी के पास जाते हैं। किसान गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी ने किसानों को राय दी कि जब तक लगान में छूट न मिल जाए, जब तक लगान में छूट न मिल जाए, तब तक लगान देना बंद कर दें। तब तक लगान देना बंद कर दें। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका बड़ा असर हुआ और खेड़ा के जिला प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी और लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। कहते हैं कि अनंत सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा। सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सरकार को जब झुकना पड़ा तो सरकार ने आदेश दिया। सरकार का आदेश क्या आया? उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, प्रांतीय सरकार थी, उसने आदेश दिया कि लगान केवल 19 से वसूला जाए। लगान केवल 19 से वसूला जाए जो लगान देने में सक्षम हो, जो लगान देने में सक्षम हो। और आपको पता हो, अगर कहीं यह कह दिया जाए कि भाई जो बच्चा फीस देने में सक्षम है वो फीस भर दे, तो क्या कोई फीस जमा कराएगा? कि बिजली का बिल जो बिल भरने में सक्षम है वो बिल भर दे, बाकी ना भरे, तो कोई नहीं भरेगा। ठीक ऐसे ही जब ये प्रोविजन आया कि जो लगान देने में सक्षम है वो लगान भर दें, तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी किसान ने लगान जमा नहीं किया। और इस प्रकार ये गांधी जी की भारत में तीसरी जीत थी। और यहीं से एक फॉलोअर्स के रूप में सरदार पटेल की भूमिका आती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 की प्रथम ऐसी घटना जिसमें गांधी जी ने डायरेक्ट सरकार के साथ में असहयोग किया था, सरकार के साथ असहयोग की, नॉन कोऑपरेशन की ये पहली घटना यहां पर मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी समय आप लोग ध्यान रखना, भारत के इतिहास में एक बड़ी घटना होती है। अब वो घटना क्या है? तो वो है दोस्तों रॉलेट एक्ट। वो घटना है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट कब आया था? तो ध्यान रखना 1919 की घटना है। लेकिन एक्ट डायरेक्ट थोड़ी बनता है, सबसे पहले प्रारूप बना होगा, फिर रिपोर्ट आई होगी, फिर ऐसे हुआ होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले एक नियुक्ति होती है, सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट होता है, और वो नियुक्ति होती है 1917 के अंदर। और 17 में कौन करता है? तो चेम्सफोर्ड, जो उस समय वाइसरॉय था भारत का। 1917 में चेम्सफोर्ड, जो उस समय के भारत के वाइसरॉय थे, उस वाइसरॉय ने सर सिडनी रॉलेट, नाम क्या पूरा? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। एक आयोग गठित किया। ध्यान रखना, इसी को हम कहते हैं रॉलेट आयोग, या इसी को हम कहते हैं रॉलेट कमीशन। आयोग को इंग्लिश में कहते हैं रॉलेट कमीशन। तो एक आयोग गठित किया, सॉरी आयोग नहीं आएगा, कमिटी गठित की, माफी चाहूंगा, आयोग नहीं, अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की गई। इसको हम कहेंगे एक समिति गठित की गई, और यह समिति कहलाएगी रॉलेट समिति। ये समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, और ये रिपोर्ट इसकी आती है अप्रैल
1918 के अंदर, अप्रैल 1918 में सर सिडनी रॉलेट की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। अप्रैल 1918 में सरकार ने क्या किया, सरकार मतलब उस समय की जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उस सरकार ने एक बिल तैयार करके और उस बिल को काउंसिल से पास करवा दिया। उस समय भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, काउंसिल से पास करा दिया। जब ये बिल काउंसिल से पास हो गया तो आपको पता है जैसे आज संसद से कोई बिल पास हो जाए तो वो एक्ट बन जाता है, और जैसे ही एक्ट बना, दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसी का नाम था रॉलेट एक्ट। इसी का नाम था रॉलेट एक्ट, ROWLATT, रॉलेट एक्ट के नाम जानते हैं। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 के अंदर आया था। अब आपको कि सर ये रॉलेट एक्ट बेसिकली था क्या? तो ये कानून था, और ये कानून क्या अधिकार देता है? ये सरकार और सरकार के अधीन आती है पुलिस को। ये सरकार ऑब्लिक पुलिस को ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार किसके माध्यम से काम करती है? पुलिस के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सरकार ऑब्लिक पुलिस को ये अधिकार देती है कि वह किसी भी स्थान की जांच कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। संदेह के आधार मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया है, बस उस पर संदेह है कि वो अपराध कर सकता है। और आपको पता है ऐसे कानून जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको हम कहते हैं निवारक निरोध कानून। जैसे आपको कि सर अभी कोई एग्जाम्पल है क्या? तो आपको पता होगा टाडा, पोटा, TADA, पोटा, मिसा, NSA, जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को आतंकवादी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो सब के सब आज की तारीख में निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है वो आज भी है, उसका अधिकार बनने का अधिकार संसद के पास में है। संसद चाहे तो कानून बनाकर पुलिस को अधिकार दे सकती है कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कानून बना दिया जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं, और इस एक्ट के आधार पर पुलिस किसी भी स्थान की जांच कर सकती थी और सर्च कर सकती थी। और ध्यान रखना यहां पर एक पॉइंट और, कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। तो आपके दिमाग में आएगा सर कि ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता महसूस ही क्यों हुई? तो इसका आवश्यकता महसूस हुई भारत में उस समय क्रांतिकारी हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही थी। और ध्यान रखना ये जो क्रांतिकारी हिंसात्मक घटनाएं थी, इनको अंग्रेज जो है क्रांतिकारी आतंकवादी कहते थे। क्रांतिकारी आतंकवादी, ध्यान रखना हमारे लिए वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार से बगावत की, जैसे VD सावरकर साहब, गदर पार्टी, अनुशीलन पार्टी, खुदीराम, ये सब के सब ये क्रांतिकारी थे, हिंसात्मक घटनाओं में विश्वास रखते थे, लेकिन ये देश के लिए समर्पित थे। ध्यान रखना इन लोगों को इतिहास में अंग्रेजों ने क्या नाम दिया है? क्रांतिकारी आतंकवाद। हमारे लिए क्या होंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिन्होंने अपनी जान बलि दे दी। उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था, और इस एक्ट के आधार पर पुलिस जो है वो किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यहां पर इस घटनाक्रम का जबरदस्त तरीके से भारत में विरोध होगा। अब मैं हेडिंग डालता हूं और आपका पॉइंट आएगा रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। ये रॉलेट एक्ट विरोधी जो सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने। और मैं कह सकता हूं ये गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह था। प्रथम अखिल भारतीय
सत्याग्रह था ये, प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह इसको कहा जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में। कब की बात है? तो ये चलेगा 1919 के अंदर, 1919 की बात है। और गांधी जी ने सत्याग्रह की दिनांक तय कर दी कि इस दिन हम पूरे भारत में सत्याग्रह करेंगे। तो सत्याग्रह की जो दिनांक थी वो थी 6 अप्रैल 1919। सत्याग्रह की दिनांक जो है वो रखी गई 6 अप्रैल 1919 रखी गई। और यहीं पर लिखना है परंतु डेट में कंफ्यूजन के कारण पंजाब और दिल्ली में यह समय से पहले ही फैल गया। पंजाब, दिल्ली, इन क्षेत्रों में क्या हुआ दोस्तों, ये बेसिकली समय से पहले ही फैल गया। और कहते हैं कि 29 मार्च और 1919 को इसने पंजाब और दिल्ली में हिंसक रूप ले लिया। जब हिंसक रूप ले लिया तो पंजाब, दिल्ली के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया दोस्तों, तो यहीं पर एक पॉइंट आता है क्या, कि पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, उन 2 स्थानीय नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, वो जो 2 नेता थे पंजाब के, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। अब यहां पर आप दूसरा देखिए, जब पंजाब और दिल्ली में यह सत्याग्रह पहला फैल करके और इसने हिंसक रूप ले लिया, तो गांधी जी बॉम्बे से रवाना होते हैं। परंतु 8 अप्रैल के आसपास, ये मैंने यहां पर मार्च, 29 मार्च, सही एकदम, मार्च अप्रैल, गांधी जी रवाना होते हैं दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली की ओर। लेकिन हरियाणा में पलवल के पास उनको रोक दिया जाता है, गांधी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ऐसे करके दिल्ली, पंजाब में इसने हिंसक रूप ले लिया। अब इसी दौरान जब इस रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा होगा, भारत के इतिहास की एक बहुत दर्दनाक घटना होती है, जिसको हम इतिहास में कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब का है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। और दिन कौन सा था, तो बेसिकली वैसाखी का दिन था। और वैसाखी का दिन पंजाब में बहुत बेहतर तरीके से मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। और जगह कौन सी थी, तो जगह थी जलियांवाला। एक जलियांवाला बाग का नाम है ये बाग बेसिकली कहां था, तो पंजाब का हर्ट माना जाता है अमृतसर, वहां पर था ये जलियांवाला बाग। अमृतसर की घटना है। घटना क्या थी दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, घटना ये थी कि हजारों लोगों की भीड़ इस बाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। अब आप कहोगे सर वो प्रदर्शन ही क्यों कर रहे थे, ये जनता प्रदर्शन क्यों कर रही थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, ये पब्लिक जो है अपने 2 स्थानीय नेता, और आप लोग ध्यान रखना उनके नाम मैंने आपको पहले लिखाए हैं। वो 2 लोकल लीडर कौन से थे, तो 2 लोकल लीडर्स में नाम आता है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। ये 2 स्थानीय नेता थे। इनकी रिहाई की मांग पब्लिक कर रही थी। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के गिरफ्तार कर लिया गया था। पब्लिक शांतिपूर्ण तरीके से कह रही थी कि इनको आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जब इनको ये बात आती है, तब इस समय अमृतसर जो था
उस अमृतसर का कमांडिंग ऑफिसर था, अमृतसर का कमांडिंग ऑफिसर था, और उस कमांडिंग ऑफिसर का नाम था जनरल डायर। क्या नाम था उसका? जनरल डायर। उस समय ब्रिगेडियर जनरल डायर था। ध्यान रखना उस समय दो डायर हैं, एक डायर और एक ओ डायर। जो ओ डायर था वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब पूरा पंजाब संभाल रहा था। और डायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये बेसिकली अमृतसर में तैनात था, और इसका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर। और ये अमृतसर में तैनात था। तो जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई तो इस भीड़ को सबक सिखाने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए इसने क्या किया? बिना चेतावनी दिए इसने गोलीबारी के आदेश दे दिए। बिना चेतावनी के इसने गोलीबारी के आदेश दे दिए। कहते हैं कि इस गोलीबारी में लगभग 1000 लोग मारे गए, लगभग 1000 लोग। हालांकि जो ब्रिटिश आंकड़ा था वो कम था, वो 379 के आसपास से बताते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें 1000 लोग मारे जाते हैं। ये उस समय के आधुनिक भारत का ब्रिटिश शासन के दौरान खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ा हत्याकांड माना जाता है। इसको ब्लैक डेक रूप में मनाते हैं। ब्लैक स्पॉट था ये ब्रिटिश शासन के ऊपर कि इन्होंने इस प्रकार से लोगों को मारा। ध्यान रखना, यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपना टाइटल जो है वो वापस लौटा देते हैं। तो किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने टाइटल को लौटाते हैं? तो उत्तर होगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर शंकरन नायर ने वायसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था, यह भी इसी घटना की बात है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी? तो सरकार ने बनाई थी हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी कब बनती है दोस्तों? ये ध्यान रखना, ये भी 1919 में बनती है। हंटर कमेटी जो है उसका गठन 1919 में हुआ है। और आप अगर डेट महीना भी रखना चाहें तो अक्टूबर 1919। और ध्यान रखना, इस कमेटी ने रिपोर्ट में क्या कहा कि डायर निर्दोष है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डायर निर्दोष है। और ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसने कहा है? द लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये कहा है बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ये मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं। और जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में इसको बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया गया। क्या कांग्रेस ने कोई समिति बनाई थी? तो यहां पर उत्तर होगा कि कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई थी। कांग्रेस ने भी एक जांच समिति बनाई थी। और उस जांच समिति का अध्यक्ष जो है कांग्रेस ने किस व्यक्ति को बनाया था? तो उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया था। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय के साथ साथ में गांधी जी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये भी इसकी कमेटी के सदस्य होते हैं। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, इस हत्याकांड का विरोध करने के लिए पंजाब में एक फौज बनती है। हत्याकांड का विरोध करने के लिए पंजाब में एक फौज बनती है। पंजाब में एक फौज बनी। पंजाब में बनी इस फौज का नाम क्या था? तो ध्यान रखना, चमनदीप ने बनाई थी। चमनदीप ने बनाई थी। और इस फौज का नाम था डंडा फौज। डंडा लेके अंग्रेजों के पीछे भागते थे। कुल मिला के दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत में सोए हुए राष्ट्रवाद को जगा दिया। इस हत्याकांड ने गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आज तक किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उसके लिए माफी मांगी है? नहीं, आज तक किसी ब्रिटिश पीएम ने माफी नहीं मांगी है। लेकिन फरवरी 2013 में, 2013 के अंदर 2013 में डेविड कैमरून जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो जलियांवाला गए और वहां श्रद्धांजलि व्यक्त की, लेकिन माफी नहीं मांगी। एक आपको पता, शहीद उधम सिंह 13 मार्च 1940 को
डायर को मारेगा। वो डायर था, ध्यान रखना, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको मारता है। उधम सिंह उसकी हत्या करता है। ये बात है 13 मार्च 1940 को, और 12 जून 1940 को उधम सिंह को फांसी होती है। ये भी इससे जुड़ी हुई घटना है। तो आप लोग ये इतना पॉइंट याद रखना। मैं चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को पूछा गया है, उसका एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में बनने वाले प्रत्येक प्रश्न को आप बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकें। आज की इस क्लास में इतना ही। इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, और फिर उसके साथ शुरू होगा असहयोग आंदोलन। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।